Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या साधन है आपके पास। जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आपके पास या तो साइकिल है या बाइक है या कार है या पैदल जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं या एयरप्लेन से जा सकते हैं। तो बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसी तरह से एक सेल से दूसरे सेल तक किसी मटेरियल को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या साधन है, क्या क्या मीन्स है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह प्लांट में अगर कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट में हम लोग जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू, सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस और प्रेशर पोटेंशियल साई पी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत आती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत आएगी और कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को किया जाएगा, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है मेनली, और स्टेम वगैरह से भी हो सकता है लेकिन बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, फिर है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो सोर्स क्या हो गया? हमारा लीफ जहाँ पे खाना बनता है, और सिंक क्या हो गया? जो भी ऑर्गन जिसको खाने की जरूरत है, जिसको फूड की रिक्वायरमेंट है, जहाँ लीफ से जहाँ तक फूड जा रहा है उस जो टारगेट ऑर्गन है उसको क्या बोल देंगे हम लोग? सिंक। तो सोर्स हो गया लीफ और टारगेट ऑर्गन हो गया सिंक। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मेनली 3 चीज है आपको: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। आपके पास एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में इसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, यहां न्यूक्लियस होगा। ठीक है, वैक्यूल्स होंगे, बहुत सारा चीज होगा इसके अंदर। करना क्या है हमको ट्रांसपोर्ट करना है किसी सब्सटेंस का। मान के चलिए यहाँ पे ये रेड कलर का कुछ मॉलिक्यूल है जो कि प्लांट में भी है पहले से, प्लांट सेल में भी। हमको क्या करना है? यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है अंदर। ठीक है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और बिना किसी चीज के मदद के अपने आप हो रहा है, तो यहाँ ज्यादा है इधर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को ले जाने के लिए हमारे पास अगर जरूरत पड़ जाए हमको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की, मान के चलो इसमें सेल के अंदर क्या लगा हुआ है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगा हुआ है, और यहां से ये रेड कलर का मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू अगर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मतलब इस ट्रांसपोर्ट, इसमें मॉलिक्यूल को फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है ट्रांसपोर्ट करने की, और ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू जाएगा तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को होने के लिए भी इधर हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, इधर लो कंसंट्रेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन माइनस लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कोई सेल है, उस सेल के बाहर मॉलिक्यूल कम है और इधर सेल के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल और चाहिए, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल चाहिए, तो वो अपने आप नहीं जाएगा। उसके लिए
हमको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी उसमें क्या होगा, एटीपी खर्च होगा। क्या होगा उसमें, एटीपी खर्च होगा, एनर्जी लगेगा। तो एटीपी खर्च किस में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, यही चीज आपको चार्ट में समझाए हैं, तीनों चीज को एक साथ। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला कह रहा है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है, अपने आप जा रहा है, तो इसलिए क्या लिखा है, नो। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जरूरत है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी जरूरत है, तो इसमें क्या लिखा है, यस। ठीक है, ये चीज समझा दिया आपको। फिर दूसरा चीज कह रहा है हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव का मतलब क्या है, सेलेक्टिव का मतलब इधर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, तो ये अपने आप जा रहा है और कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं है, समझ रहे हैं, तो ये नॉन सेलेक्टिव हो जाएगा। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, और वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ही बना है, तो वो सिर्फ पार्टिकुलर सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, सबको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो सबको नहीं करेगा इसका मतलब कुछ चीजों को सेलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, सेलेक्टिव। तो जहां जहां ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है वहां वहां क्या होगा, हाईली सेलेक्टिव होगा। क्लियर है आपको। फिर कह रहा है तीसरा ट्रांसपोर्ट सेचुरेट। ट्रांसपोर्ट सेचुरेट का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेट का मतलब है कि जो भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन आपके पास है, वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का कैपेसिटी होता है कि एक बार में कितने मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकता है। मान के चलिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एक बार में 10 मॉलिक्यूल ले जा सकता है, और इस साइड है 20 मॉलिक्यूल, तो 20 मॉलिक्यूल को तो ले नहीं जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार ले जाना पड़ेगा। लेकिन इधर 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 मॉलिक्यूल को एक बार में ले जा सकता है, 6 को एक बार में ले जा सकता है, 7 को ले जा सकता है, 8 को ले जा सकता है, 9 को ले जा सकता है, 10 तक ले जा सकता है एक बार में। लेकिन 11 होगा तो एक बार में 10 ले जाएगा, एक छूट जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जितना ले जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट अब सेचुरेट कर गया है। जैसे बस से आप जाते हैं, बस में जितना सीट होता है उतना सीट पे बैठते हैं, ठीक है, तो उस सीट जब सारा फुल हो गया तो क्या बोल देंगे, सीट सेचुरेट कर गया, अब उससे ज्यादा एक बार में नहीं जा सकता है। वही चीज है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन अगर सेचुरेट कर जाएगा तो ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन कहाँ आएगा, जहां ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, जहां नहीं होता है वहां सेचुरेशन नहीं आएगा। इसीलिए देखिए ट्रांसपोर्ट सेचुरेटेड सिंपल डिफ्यूजन में नो लिखा है, बाकी दोनों में यस लिखा है। ये एनसीईआरटी का चार्ट है, और ये अगर आपको समझ में आता है तो इससे रिलेटेड सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं ये चार्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, वहां पे वो सेचुरेट कर जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहेगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है वो वही होता है ट्रांसपोर्ट सेचुरेट, वो सेचुरेट कर गया, उससे ज्यादा अब वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में से ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन किस में होगा और किस में नहीं होगा। तो इसका आंसर सिंपल है, जिसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा उसमें ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन होगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होगा उसमें ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट सेचुरेट सिंपल वाले में नहीं है और बाकी एक्टिव और फैसिलिटेटेड में है। क्लियर है आपको। चौथा कह रहा है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अपहिल का ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एक ही था, कौन सा, जिसमें एनर्जी यूज हो रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी दोनों में सिंपल और फैसिलिटेटेड में नहीं होगा। क्लियर है। फिर देखिए, फिर कह रहा है रिक्वायर एटीपी एनर्जी। तो एटीपी सिर्फ किस में खर्च होता है, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है, सिंपल और फैसिलिटेटेड में एटीपी खर्च नहीं होता है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम से समझ के याद करेंगे तो आपको ये चार्ट में ये यस नो याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर जाके ये चार्ट बनाइएगा चारों, और यहाँ पे ये खाली जगह छोड़ दीजिएगा और सोच के लिखिएगा कि किस में यस होगा किस में नो होगा। तो एक बार अगर आप कर लेते हैं तो आप सीख जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हम बताएं आपको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए। तो वही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन डायग्राम में आपको एनसीईआरटी में बताया है कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कैसा होता है। देखिए इस साइड 3 1 4 मॉलिक्यूल है, इस साइड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या किया, इधर से मॉलिक्यूल लिया और ये फ्लिपिंग होगा, घूम के ये इस साइड पहुंचा दिया मॉलिक्यूल को। समझ पा रहे हैं आप, इधर से ये घूमा और ये घूम के इस साइड पहुंचा दिया मॉलिक्यूल को। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का यही काम है। इसके अलावा देखिए एक है यूनिपोर्ट, एक है एंटीपोर्ट, एक है सिम्पोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब अकेला मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट मतलब एक मॉलिक्यूल इधर से उधर और दूसरा मॉलिक्यूल उधर से इधर,
तो एंटी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या बोल देंगे, एंटीपोड। और सिम्पोड मतलब एक साथ जा रहा है, एक साथ दो मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे तो सिम्पोड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है आपका प्लांट वाटर रिलेशन और वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो वाटर पोटेंशियल आपको सीखना पड़ेगा क्या होता है, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। मान के चलिए एक बीकर है और इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब पानी इसमें रखा हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल्स लिक्विड है, तो लिक्विड हो या गैस हो, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में मोशन करते हैं, टकराते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। उनके पास अपना खुद का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। उनका अपना खुद का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और इस पूरे वाटर का एक क्या बोलते हैं कि इस वाटर के पास क्या कुछ पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल है। कहने का मतलब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इसके पास जो भी एनर्जी है यही इस वाटर का पोटेंशियल है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के पास जितना काइनेटिक एनर्जी है वही इस वाटर का क्या है, पोटेंशियल है। तो बोलते हैं कि प्योर वाटर अगर हम लेते हैं तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये कन्वेंशनली मान लिया गया। साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 0। साई डब्ल्यू क्या होता है, वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स को F से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, उसी तरह से वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर के पास जो खुद का एनर्जी है उसको हम वाटर पोटेंशियल बोल दिए। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसके पास अगर हम सॉल्यूट डाल देंगे इस वाटर के अंदर, बाहर से क्या डाल दिए, सॉल्यूट डाल दिए। ये लाल वाला क्या मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। अगर आप सॉल्यूट मॉलिक्यूल डाल देंगे तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी आपस में मोशन करेगा कि नहीं करेगा, इधर उधर जाएगा। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल जैसे ही अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से टकराएगा और कोलिजन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। कोलिजन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो सॉल्यूट के ऐड करने के कारण वाटर का एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा, आप बताइए। सॉल्यूट के ऐड करने के कारण क्या हो गया, वाटर का एनर्जी कम हो गया। क्यों, क्योंकि कोलिजन हुआ तो एनर्जी लॉस हो गया। कोलिजन होने से क्या हो गया, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम होगा। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि उतना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल अभी मूव कर रहा था फ्रीली, सॉल्यूट आ गया तो वो जगह छेक लिया। अगर वो जगह घेर लिया तो उसके जगह घेरने से क्या हो जाता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल खुद मूव करेगा और वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा और आपस में कोलिजन होने के कारण काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा और उसके कारण क्या होगा, वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो सॉल्यूट जितना ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा। क्लियर है आपको, ठीक है। अब जब तक इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जब तक इस पे प्रेशर नहीं लगाए हैं ऊपर से, ठीक है, तब तक साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, साई एस होता है। मतलब वाटर पोटेंशियल पहले प्योर वाटर का कितना है, 0, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 0 से कम होता है तो कितना होता है, माइनस, मान लेते हैं -2 हो गया सॉल्यूट ऐड करने के बाद। तो वाटर पोटेंशियल -2 हो गया तो सॉल्यूट का भी पोटेंशियल कितना हो गया, -2। क्योंकि जो एनर्जी, जितना एनर्जी वो कम किया है, जितना एनर्जी सॉल्यूट कम किया है उतना ही तो सॉल्यूट के पास एनर्जी था। तो सॉल्यूट के पास जितना एनर्जी था वो उतना एनर्जी वाटर का कम कर देगा, इसलिए साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस हो जाता है। अब समस्या ये आती है कि हम ऊपर से लगा दिए प्रेशर, क्या लगा दिए, प्रेशर, ठीक है। तो ऊपर से प्रेशर अप्लाई करने के कारण अब बताइए कि जैसे ये कंटेनर है, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहा था, प्रेशर लगाने से इसका मूवमेंट बढ़ेगा कि और कम होगा, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो इसका मूवमेंट और तेज हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, जैसे गैस मॉलिक्यूल का, गैस पर प्रेशर लगाएंगे आप बैलून पे तो क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। तो मतलब स्पीड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया वाटर के मॉलिक्यूल का, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया। तो जो प्रेशर लगाते हैं एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो क्या करता है, वाटर पोटेंशियल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो साई एस कम करता है लेकिन साई पी यानी कि प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल मतलब बाहर से जो भी प्रेशर आप लगाए हैं वही प्रेशर पोटेंशियल है। और प्रेशर पोटेंशियल क्या करता है, वाटर के पोटेंशियल को बढ़ा देता है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। क्लियर है। तो इसीलिए साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया हमारा, साई एस इक्वल प्लस साई पी।
सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट कम करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जितना कम और बढ़ के हो पाएगा वही वाटर का पोटेंशियल होगा और माइनस में होगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या करता है, जीरो से कम करता है, जीरो से कम क्या होता है, माइनस वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। बाहर से जो प्रेशर लगाए, एनर्जी लगाए, वही हमारा प्रेशर एनर्जी है। प्योर वाटर के मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी था वही हमारा वाटर पोटेंशियल था। और सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट के डालने के बाद सॉल्यूट का मूवमेंट जितना हो रहा है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वही क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है। क्लियर है। फिर चलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस आप लोग पहले भी जानते होंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है, 8th-9th में पढ़े होंगे ऑस्मोसिस। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन ही है, क्या है, डिफ्यूजन है, बट इट रिक्वायर्स एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ऑस्मोसिस होने के लिए। अगर यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो, एक तरफ से दूसरे तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, गैस का मूवमेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस हो रहा है, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन ऐसा डिफ्यूजन जिसमें एक तरफ से मॉलिक्यूल दूसरे तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके जाता है, उस डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस में कभी कभी दो तरह से स्टेटमेंट पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है समझिए, इधर सॉल्यूट कम है, 1 2 3 4 5, इधर 5 सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 3 9 9 4 13 1 14 15 16, इधर 16 सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी। तो आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है। अब अभी आपको हम वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि इसमें वाटर जो है, इसमें वाटर का एनर्जी और इसमें वाटर का एनर्जी, किसका वाटर का एनर्जी ज्यादा होगा। इसमें सॉल्यूट कम डाले हैं तो इसके वाटर की एनर्जी को कम रिड्यूस किया होगा। सोचिए, सॉल्यूट के डालने से क्या होता था कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मूवमेंट लिमिट हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। कम सॉल्यूट डाले हैं तो कम लॉस होगा, ज्यादा सॉल्यूट डाले हैं तो ज्यादा लॉस होगा। मतलब ए और बी में जो वाटर है, किस वाटर का एनर्जी ज्यादा है, तो ए के वाटर का एनर्जी ज्यादा है। तो ए के वाटर का एनर्जी अगर ज्यादा है तो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी वाटर का मूवमेंट होगा। तो वाटर मूव करेगा ए से बी की ओर, वाटर मूव करेगा कहां से कहां की ओर, ए से बी की ओर। तो ए से बी जो मूवमेंट है वाटर का, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं ए टू बी के लिए, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब समझिए आप क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि जिधर वाटर ज्यादा है और जिधर वाटर कम है, तो ज्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ मूवमेंट होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब जिधर कम सॉल्यूट है तो कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की ओर वाटर का मूवमेंट होगा, या फिर ज्यादा वाटर से कम वाटर की ओर वाटर का मूवमेंट होगा। ये ऑस्मोसिस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, वो एक्सपेरिमेंट क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करता है समझिए। इसने क्या किया कि एक यहाँ पे ये पोटैटो का मेम्ब्रेन है, किसका मेम्ब्रेन है, पोटैटो का मेम्ब्रेन है। एक फनेल लिया, पाइप लिया, एक फनेल लिया, उस फनेल को क्या किया, पोटैटो को मेम्ब्रेन से क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, ठीक है। पोटैटो को मेम्ब्रेन से बाइंड करने के बाद क्या हुआ, इधर पानी है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या, शुगर सॉल्यूशन रख दिया, ये देख रहे हैं, सुक्रोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन रख दिया। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है, ये फनेल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और बाहर तो सिर्फ क्या है, पानी है। तो पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, इस बीकर से इस फनेल की तरफ जाएगा, बीकर से फनेल की तरफ पानी मूव करेगा।
अब क्या किया है, ये ऊपर से प्रेशर लगा दिया है। तो ऊपर से जब प्रेशर लगाएंगे इस फनेल में, तो ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या होगा कि इस फनेल से पानी फिर वापस बाहर निकलेगा, पानी वापस बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप? और एक समय ऐसा आएगा कि जितना पानी निकला था, आया था अंदर, सब पानी बाहर निकल जाएगा। या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बाहर हम इतना प्रेशर पहले से लगा के रखें कि अंदर कोई पानी इंटर ही नहीं कर पाए। तो द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इनटू शुगर सॉल्यूशन। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर इन शुगर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। सिंपल है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? चलिए, ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है इसको समझिए। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है समझिए, ये एक सेल है आपके पास, इस सेल के पास अंदर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और इसमें बहुत तरह के सब्सटेंस होंगे। ठीक है, इस सेल के अंदर बहुत तरह के सब्सटेंस हैं। ठीक है, अब इस सेल को हम एक बीकर में रख दिए और इस बीकर में पानी है, इस बीकर में पानी है। तो क्या होगा कि अगर इधर वाटर ज्यादा है, इधर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर वाटर का फ्लो होगा और इस सेल के अंदर पानी जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि इस सेल का कंसंट्रेशन उतना ही हो जितना कंसंट्रेशन बीकर का हो, बीकर में भी कुछ सॉल्यूट मिला देंगे हम, तो ऐसा हो जाए कि ना तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, कभी ये नहीं बोलते हैं कि वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का मूवमेंट होगा, लेकिन वाटर का मूवमेंट जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा, तो नेट मूवमेंट 0 होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, इसलिए नेट मूवमेंट 0 होगा। मान के चलिए जितना कंसंट्रेशन सेल का है उतना ही कंसंट्रेशन अगर बीकर के सॉल्यूशन का होगा, तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही पानी अंदर आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। ठीक है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा है और दूसरा सॉल्यूशन जिसमें पानी कम है। तो जिसमें पानी कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसमें पानी ज्यादा है सॉल्यूट कम है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन कम है। सॉल्यूट से देखते हैं, सॉल्यूट कम, जिधर सॉल्यूट कम वो हाइपोटोनिक, जिधर सॉल्यूट ज्यादा वो हाइपरटोनिक। सिंपल हो जाएगा भाई आपका। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक के कारण 3 चीज होता है। ये देखिए, इसमें देखिए H2O बाहर निकल रहा है। तो H2O बाहर कब निकलता है, वाटर बाहर कब निकलता है, जब बाहर की ओर जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो ए वाला जो है हाइपरटोनिक है, और अंदर जो सेल है वो सेल क्या है, हाइपोटोनिक है। ठीक है, इसीलिए पानी बाहर जा रहा है। और एक सेल से पानी जब बाहर निकलता है, वाटर जब बाहर एग्जिट करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। श्रिंकिंग ऑफ सेल, श्रिंकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो सेल से जब वाटर बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, श्रिंकिंग हो रहा है। ठीक है, तो श्रिंकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब दूसरा में देखिए, H2O का एरो अंदर की ओर भी लगा हुआ है, H2O बाहर की ओर भी लगा हुआ है, मतलब पानी अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब नेट मूवमेंट 0 हो जाता है, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैसिड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैसिड सेल बोलते हैं। क्लियर है। अब एक चीज और होता है, टर्जिड सेल। टर्जिड सेल क्या होता है, जब सेल हाइपरटोनिक होगा, सेल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो बाहर से वाटर अंदर आएगा, बाहर से वाटर जब अंदर आएगा तो सेल फूलेगा, सेल और स्वेलिंग होगा, और वाल पे प्रेशर लगाएगा, जिस प्रेशर क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो वाल पे जो प्रेशर लगाएगा तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा रिजिड हो जाएगा, उसी रिजिडिटी को क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलते हैं। तो टर्जिड सेल कब होता है, जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे
तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। और जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड। और जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड। क्लियर है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है, इसको समझिए। इम्बिबिशन है जैसे एक लकड़ी है, ये लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास, और इस लकड़ी का टुकड़ा में हम एक चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़ा पे पानी डाल दिए, क्या डाल दिए, वाटर। तो ये पानी सोख लेगा कि नहीं सोख लेगा, ये वाटर इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। सरफेस पे होता है तो एडजॉर्ब बोलते हैं, पूरे मास में डिजॉल्व हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है इसके सरफेस पे। क्लियर है, तो वाटर हो गया इसके सरफेस पे एडजॉर्ब। अब होता क्या है कि जैसे ये वाटर को एडजॉर्ब करेगा तो ये क्या होगा, स्वेल करेगा और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इस लकड़ी के टुकड़ा का वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए आप बरसात में देखते होंगे, बरसात के टाइम पे जो दरवाजा होता है, रूम का डोर होता है, अगर उसमें पानी लग गया तो वो क्या होता है, फूल जाता है। और अगर वो फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो वो दरवाजा का हैंडल लगता नहीं है, ठीक है, वो टाइट हो जाता है, लगता नहीं है। और फिर जाके गर्मी के महीना में क्या हो जाता है, वो ठंडी के महीना में फिर वो श्रिंक करेगा, तो जब श्रिंक करता है तो फिर वो सही से लगता है, ठीक है। तो ये स्वेलिंग जो है इम्बिबिशन, इम्बिबिशन क्या है, एक तरह का एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, ये है आपका इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का आपको यूज पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी में एक यूज बताया है कि पुराने जमाने में क्या करते थे, पत्थर तोड़ने के लिए इम्बिबिशन का यूज करते थे। और प्लांट में क्या यूज है, प्लांट में सीड का जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए इम्बिबिशन का यूज होता है। दोनों समझाते हैं आपको हम। मान के चलिए ये आपका स्टोन है, ये स्टोन है, इस तरह से आपको इस स्टोन को तोड़ना है तो आप क्या कीजिए, इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दीजिए, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा लगा दीजिए और इस पे पानी डालिए, इस पे क्या डालिए, पानी डालिए। तो लकड़ी का टुकड़ा पे पानी डालेंगे तो क्या होगा, लकड़ी का टुकड़ा स्वेल करेगा, इम्बिबिशन के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये जब फैलेगा तो ये स्टोन को यहाँ से क्रैक कर देगा, ठीक है। जब फैलेगा तो स्टोन को क्रैक कर देगा, तो स्टोन के ब्रेकिंग में कहाँ इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ये स्टोन को तोड़ सकता है, ठीक है। इम्बिबिशन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको सीड जर्मिनेशन में दिया है कि अगर ये सीड है, ठीक है, और सीड जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, H2O एब्जॉर्ब करेगा, तो सीड में क्या होगा, स्वेलिंग होगा। और स्वेलिंग होने से क्या होगा कि सीड का सीड कोट जो है वो टूट जाएगा, और सीड कोट के टूटने से फिर इम्ब्रियो बाहर निकलेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड कोट जब टूटेगा तो इम्ब्रियो बाहर निकलेगा, इसी क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में किसका रोल है, इम्बिबिशन का रोल है। क्लियर है आपको, इम्बिबिशन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में आपका एनसीईआरटी बोलता है कि जब एक सेल की बात करें, अगर हम एक सेल में ट्रांसपोर्ट करना है अगर हमको सिर्फ, ठीक है, तो एक सेल का डायमीटर बताया है कि एक सेल का डायमीटर लगभग 50 माइक्रोमीटर है। कितना है, 50 माइक्रोमीटर है। और ये एक सेल में एक जगह से दूसरे जगह एक मॉलिक्यूल को अगर हमको ले जाना है तो कितना टाइम लगता है, 2.5 सेकेंड लगता है। कितना टाइम लगता है, 2.5 सेकेंड लगता है। तो आप खुद सोचिए कि 2.5 सेकेंड में कितना दूर गए आप, 50 माइक्रोमीटर एक सेल, ठीक है। तो एक सेकेंड में कितना दूर जाएंगे, 50/2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोमीटर एक सेकेंड में। एक सेकेंड में आप गए 20 माइक्रोमीटर। अगर मान के चलिए एक प्लांट है जो कि सिर्फ 1 मीटर लंबा है, कितना है, सिर्फ 1 मीटर लंबा प्लांट है, तो 1 मीटर जाने के लिए आपको, आप 20 माइक्रोमीटर जा रहे हैं कितना देर में, 1 सेकेंड में जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर जाएंगे कैसे, 1/20 सेकेंड में, ठीक है। और जाना आपको कितना है, 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है, 10⁶ माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 10⁶ माइक्रोमीटर होता है। तो 10⁶ माइक्रोमीटर अगर आपको जाना है तो 1/20 इंटू 10⁶ करना पड़ेगा। तो 10⁶ को हम 10⁴ इंटू 2 लिखते हैं, तो यहाँ से 20 से 5 टाइम्स, और 5 इंटू 10⁴ सेकेंड आ गया आपको, 5 इंटू 10⁴ सेकेंड। अब सोचिए 10⁴ कितना होता है, 10,000 होता है, ठीक है, और गुना 5 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा।
तो 50,000 सेकेंड, इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, मिनट। ठीक है, और 60 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उतना घंटा। ठीक है, तो 50,000 में 50 गुना 1000 करते हैं और नीचे करते हैं 3600। ठीक है, तो 100 बटा 36 दिया 108, लगभग 15 घंटा। ठीक है, अब इसमें क्या समस्या है ये समझिए कि अगर कोई आपके पास 1 मीटर का प्लांट है, 1 मीटर का प्लांट है और रूट से कोई मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करके लीफ तक ले जाना है, क्योंकि रूट से वाटर और मिनरल जब तक नहीं मिलेगा तब तक लीफ खाना नहीं बना पाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम लग जाएगा, 15 घंटा लग जाएगा। और अगर 2 मीटर का प्लांट है तो 30 घंटा लग जाएगा। उतने देर में तो सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अगर 30 घंटा तक सेल को ऑक्सीजन और वाटर और खाना नहीं मिलेगा तो सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से संभव नहीं है। आपका एनसीईआरटी बोलता है कि डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन का कुछ अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि कुछ प्लांट बहुत लंबा होता है, 100 मीटर लंबा, 50 मीटर लंबा, 10 ही मीटर लंबा होगा तो 15 गुना 10 150 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 150 घंटा तक कोई सेल जिंदा नहीं रह पाएगा, तो इसके लिए कुछ दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारा है मास फ्लो ट्रांसपोर्ट। उसके लिए हमारे पास क्या बना हुआ है, जाइलम और फ्लोएम बना हुआ है। तो जाइलम और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। जाइलम और फ्लोएम से कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, इसको समझिए। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, रूट। ठीक है, और रूट का आपको स्ट्रक्चर समझाए थे, अगर आप एनाटॉमी ध्यान से पढ़े होंगे तो रूट में आपको बताए थे सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। सबसे बाहर क्या होगा, ये क्या है, रूट हेयर है। ये क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर सबसे बाहर होगा, एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होता है, तो उसके बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या होगा, इंडोडर्मिस। और उसके बाद क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। ये देख रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरह से आपको अगर पानी को अंदर लाना है तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल के अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो कैसे जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। तो वही चीज आपको बताया कि सबसे पहले पानी इंटर किया एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कहाँ गया, कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स से कहाँ गया, इंडोडर्मिस में, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में, फिर वेस्कुलर बंडल जाइलम में चला गया, और जाइलम रूट से पूरे लीफ तक ऊपर प्लांट को, पूरे प्लांट के पार्ट को सप्लाई कर देगा। अब बोलता है कि दो तरह का पाथवे होता है, एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे, ये क्या होता है इसको समझिए। एपोप्लास्ट पाथवे में सेल जो वाटर का मूवमेंट होता है रूट हेयर से लेके इंडोडर्मिस तक, वो होता है थ्रू सेल वॉल, ऐसे सेल वॉल के थ्रू होगा। ये क्या होगा, इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। और अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा, बीचों बीच जाएगा सेल के, तो इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। बस इतना ही अंतर है। अगर डेड मटेरियल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है अप टू इंडोडर्मिस तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, और अगर लिविंग मटेरियल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। बस इतना ही अंतर है। इंडोडर्मिस तक ही एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट होगा, इंडोडर्मिस के आगे सिर्फ सिम्प्लास्ट होगा, क्योंकि इंडोडर्मिस के आगे इंडोडर्मिस कैस्पिरियन स्ट्रिप लगा हुआ होता है, तो वहां सेल वॉल से आप आगे नहीं जा सकते। कैस्पिरियन स्ट्रिप क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि इंडोडर्मिस के लेयर में चारों तरफ क्या वॉल पे क्या होता है, टेप चिपकाया हुआ होता है, बाउंड्री को लिमिट कर दिया जाता है, उससे वाटर लीक आउट नहीं हो सकता है, ना ही वाटर अंदर आ सकता है। ठीक है, और ये जो कैस्पिरियन स्ट्रिप होता है वो सुबेरिन लाइक वैक्स मटेरियल से बना होता है। तो वैक्स मटेरियल जैसे मोम लगा देंगे तो मोम से पानी बाहर नहीं जा सकता है या नहीं अंदर आ सकता है, तो ये वैक्स लाइक मटेरियल होता है, इसलिए ये क्या करता है, वाटर के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इंडोडर्मिस के आगे यहाँ से ये फिर सेल वॉल के थ्रू नहीं जा पाएगा, इसको कहाँ जाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये था हमारा एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एक बार अगर पानी चला गया जाइलम में तो फिर जाइलम से नीचे से हर एक प्लांट पार्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जाइलम और वेसल जो होता है वो वहां तक होगा, ब्रांच स्टेम में भी होगा, ब्रांच में भी होगा, सारे प्लांट पार्ट में होगा, तो वहां तक वाटर पहुंच जाएगा।
ठीक है, ये तो था हमारा प्लांट वाटर का मूवमेंट। अब बात ये आती है कि एक बार पानी जाइलम में पहुंच गया तो ऊपर कैसे पहुंचेगा। जैसे इसको समझिए ध्यान से कि ये अगर आपके पास पेड़ है, ठीक है, ये रूट हेयर था, यहां से पानी आया और ये आपका क्या है, जाइलम, ठीक है, ये पूरा पाइप बना हुआ है किसका, जाइलम का। इसमें पानी इंटर कर गया, पानी आ गया जाइलम में, तो यहां से ये ऊपर कैसे जाएगा, या तो ऊपर से कोई इसको खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे से कोई इस पे प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा। दो कंडीशन हो सकता है, या तो ऊपर से कोई खींचे तो ऊपर जाएगा, या फिर नीचे से कोई इस पे प्रेशर लगाएगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि पानी यहां तक आ गया तो यहां से ऊपर ले जाने के लिए कुछ चाहिए। तो उसके लिए अगर नीचे से कोई प्रेशर लगाएगा तो कौन लगाएगा, रूट प्रेशर। नीचे से जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। इसके अलावा जो ऊपर से खींचता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्यों, क्योंकि मान के चलिए अगर ये प्लांट है और यहाँ पे लीफ लगा हुआ है, इस लीफ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। क्या होगा, अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है लीफ से तो वाटर का लॉस हो रहा है, तो वाटर यहाँ कम है, ठीक है, तो वाटर यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पाइप बना हुआ है, यहाँ से जैसे पानी निकलेगा तो इस पे एक वैक्यूम का प्रेशर लगेगा, यहाँ से पानी वेपर बन के उड़ेगा तो इस पे क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, एक सक्शन प्रेशर लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। और इसी सक्शन प्रेशर को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। जैसे क्या करते हैं कि अगर आप जैसे बनाना शेक पीने गए तो उसमें स्ट्रॉ लगाए और स्ट्रॉ में ऊपर से खींचते हैं, तो पहले तो स्ट्रॉ में क्या होता है, सिर्फ एयर भरा हुआ होता है। जब आप ऊपर से खींचते हैं तो वो बनाना का शेक जो है नीचे से ऊपर आता है कि नहीं आता है, तो ऊपर से आप जो सक्शन प्रेशर लगाए वही सक्शन प्रेशर ट्रांसपिरेशन के कारण यहां लगता है जाइलम में, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल के कारण लगा और वाटर का जो है ऊपर की ओर मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के लिए तीन चीज रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन। ये क्या होता है इसको समझिए। ये होता है कि अगर आपके पास ये जाइलम है, ठीक है, और जाइलम के वॉल के थ्रू अगर आपको वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है, तो वाटर तो क्या है, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल से, H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि कोहेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोहेशन। कोहेशन का मतलब वाटर का एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, दोनों के बीच में आपस में एफिनिटी होना चाहिए, तभी बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर की ओर खींच पाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है एडेशन। वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है ये इसके वॉल के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चढ़ता है। जैसे आप देखते होंगे लैंप वगैरह, जो लालटेन वगैरह जब जलाते हैं उसमें जो बत्ती जलता है कपड़ा का, वो कैसे चलता है, कैपिलरी एक्शन से। नीचे पानी होता है और वो पानी बत्ती के थ्रू ऊपर आता है, ठीक है, वो कपड़ा के थ्रू ऊपर आता है। वही चीज यहाँ पे है, जो जाइलम है, जाइलम के वॉल के थ्रू ये पानी ऊपर चढ़ता है। नीचे भींगाएंगे तो वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया वो, तो या तो कैपिलरी एक्शन चाहिए, एडेशन चाहिए, इसको इसके वॉल के प्रति अटैच होना पड़ेगा, और दूसरा ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होना चाहिए, ठीक है। तो आपस में जुड़ा हुआ होगा तभी ये ऊपर खींच पाएंगे एक रस्सी की तरह, ठीक है। और तीसरा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होना चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल का, ताकि वो रिजिड रहे और आपस में कोई ब्रेकिंग ना हो। सरफेस टेंशन रहेगा तो क्या होगा, ब्रेकिंग नहीं होगा, मतलब चेन टूटेगा नहीं। जैसे एक पानी ऊपर से पानी खींच रहे हैं, अचानक से छोड़ देते हैं तो पानी क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। स्ट्रॉ में बनाना से खींच रहे हैं और अचानक से छोड़ देंगे तो क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, सरफेस टेंशन, कोहेशन और एडेशन, तीन चीज होना चाहिए ट्रांसपिरेशन पुल के लिए। अब बात करते हैं गटेशन क्या होता है। गटेशन होता है कि जब रूट प्रेशर लगाएगा, जैसे रूट, यहां पानी बहुत है, ठीक है, यहां पानी नहीं है, अभी ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, रात का समय है, मॉर्निंग का समय है, सुबह सुबह धूप नहीं निकला है। अगर मॉर्निंग का समय है, ट्रांसपिरेशन अगर नहीं हो रहा है और यहाँ पानी ज़्यादा है तो रूट प्रेशर लगा रहा है, तो रूट के प्रेशर लगाने के कारण क्या होता है कि जो ये लीफ है, इस लीफ के टिप से वाटर फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा था, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा था। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, लेकिन लीफ से जो वाटर निकलता है वो कैसे निकलता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है। तो इसको बोलते हैं गटेशन, जो कि किसके कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गटेशन क्या है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टिप ऑफ लीफ
इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड गटेशन, ठीक है। और पूछेगा गटेशन क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू रूट प्रेशर, क्लियर है। और ट्रांसपिरेशन लॉस जो होता है वो मैक्सिमम किससे होता है, लीफ से होता है। 99% ट्रांसपिरेशन किससे होता है, लीफ से होता है वाटर का लॉस, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन बता दिया आपको। सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक क्या है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको। इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का। तो आप खुद बताइए फूड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा, लीफ से लेके बाकी सारे प्लांट पार्ट तक। तो लीफ से लेके प्लांट के जिस पार्ट तक फूड को जाना है, ठीक है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सिंक। एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, ठीक है। तो यहां पे देखिए लीफ है और यहां पे खाना बना, ठीक है। शुगर इंटर सीव ट्यूब वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस हाई टर्गर प्रेशर। होता क्या है इसको समझिए। सबसे पहले जैसे लीफ के अंदर खाना बना, लीफ के सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर, तो वो इंटर करेगा किसमें, फ्लोएम में। फ्लोएम के किसमें, सीव ट्यूब में। आपको हम बताए थे फ्लोएम के 4 पार्ट थे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो फ्लोएम के सीव ट्यूब में वही मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है, तो फ्लोएम के सीव ट्यूब में खाना आ गया। अब जैसे खाना गया फ्लोएम के सीव ट्यूब में, तो अभी अभी आपको हम बताया हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कंसेप्ट। कंसंट्रेशन सीव ट्यूब में ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर के सेल में पानी ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर की ओर आएगा, और पानी जैसे बाहर से अंदर की ओर आएगा तो इसको लेके आगे की ओर बढ़ जाएगा। जैसे एक पाइप लगा हुआ है जैसे यहां से यहां तक, और ऊपर हम रख दिए कुछ बुनिया, रख दिए कुछ, रख दिए, ठीक है, और ऊपर से पानी डालें, तो पानी डालेंगे तो पानी के साथ साथ बुनिया फ्लो कर जाएगा नीचे। कोई भी मटेरियल बाहर से ऊपर रखे हैं और ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो पानी के साथ साथ वो मटेरियल नीचे फ्लो कर जाएगा। वही चीज यहां हो रहा है कि जो भी फूड मटेरियल बना लीफ के मेसोफिल सेल में, वह कहां चला गया, तो जो फूड मटेरियल बना वो फूड मटेरियल किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन प्लांट फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये सुक्रोज वर्ड याद रखिएगा आप। अब किसके कारण हो रहा है ये भी समझिए। सुक्रोज आया अंदर, अब इस सुक्रोज में पानी आया तो पानी के साथ साथ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। और इस पे क्या लगा, प्रेशर, प्रेशर फ्लो के कारण हो रहा है, वाटर के साथ साथ आ गया। तो कह रहा है शुगर जैसे इंटर किया सीव ट्यूब में, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस के कारण वाटर भी अंदर आ गया, ठीक है। और क्या कर दिया, हाई टर्गर प्रेशर जनरेट कर दिया। टर्गर प्रेशर क्या होता है अभी आपको हम बताए, सेल के वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो वो फूड अब फ्लोएम के थ्रू जा रहा है नीचे, ठीक है, और ये चला गया रूट में। तो शुगर लीव्स सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज एंड वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस। क्या हुआ कि रूट के पास अगर जब पहुंच गया तो अब रूट से तो कहीं जा नहीं रहा है, रूट से और कहां जाएगा, ठीक है। तो रूट में जब खाना पहुंचा तो रूट के फ्लोएम से, फ्लोएम के बाहर जो रूट के बाकी सारे सेल हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस वगैरह के, तो उन सारे सेल को फूड चाहिए। तो उन सारे सेल को फूड कैसे चाहिए, फ्लोएम से बाहर निकलेगा। तो बोल रहा है कि शुगर लीव्स सीव ट्यूब, फ्लोएम के सीव ट्यूब से शुगर बाहर निकला, उसी को बोल रहा है फ्लोएम लीव्स सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म। उस शुगर को तोड़ के ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से एटीपी बनाया जाएगा और वो एनर्जी उस सेल को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोलता है फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, और कुछ जो शुगर बच जाएगा उसको स्टोर कर लिया जाएगा बाकी सारे सेल में, ठीक है। और उसके जैसे ही शुगर लीव करेगा सीव ट्यूब को, वैसे ही क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कंसंट्रेशन हो जाएगा कम सीव ट्यूब के अंदर, तो सीव ट्यूब से वाटर भी लीव कर जाएगा, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये आपका है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये बोल रहा है शुगर लीव सीव ट्यूब वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस टिप ऑफ स्टेम। ये स्टेम का टिप है, ये रूट है, ये लीफ है। जहां खाना बना वो हो गया सोर्स, ये भी सिंक है, ये भी सिंक है। तो फ्लोएम में मूवमेंट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जाइलम में मूवमेंट जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसे वो समझिए, क्योंकि यहाँ जो खाना आया वो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, जिसको क्या बोल देंगे, बाई डायरेक्शनल। लेकिन अगर ये रूट होता, रूट से जो पानी आया वो सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे कहीं वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल, और फ्लोएम में कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या 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 था। तो सबसे पहले पढ़े हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन में हम क्या पढ़े, साई एस, साई डब्ल्यू और साई पी।
ठीक है, सॉलिड पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखें कि डिफ्यूजन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट संभव नहीं है, उसके लिए ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग पढ़े ट्रांसपिरेशन। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? लिप से होता है 99% ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपिरेशन के कारण ही ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। और उसके अलावा और 3 चीजें जरूरत होती है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। कौन कौन सा? कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन। ठीक है, उसके बाद बताया अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयन किसके थ्रू होगा? रूट से, कैसे कैसे? एपोप्लास्ट पाथवे से और सिम्प्लास्ट पाथवे से। फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, सबसे लास्ट में जो आपको बताया अभी हम, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, सोर्स टू सिंक। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ऑन Is2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए Is2On पर बने रहिए।